वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में एक खदशा जिसका इजहार किया जा रहा था कि दूसरी वेव जो है वो आएगी मौसम सरमा के आगाज़ के साथ, और अगर अवाम ने उसको लाइट लिया तो फिर मामलात और ख़राब होंगे। वही हुआ जिसका खदशा था। हम सब ने कोरोना की SOPs की धज्जियाँ उड़ाई। जैसे ही हमसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ हमने समझा कि ख़त्म हो गया है कोरोना, जिसका नतीजा ही निकला कि ये खामोश कातिल अब पंजाब में अपने पंजे फिर गाड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और पंजाब की काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना ने खबरदार कर दिया है कि चंद रोज से कोरोना के मरीज और अमवात भी बढ़ रही हैं। राजा बशारत ने चेयर किया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उसमें मौजूद थी, और फिर स्मार्ट लॉकडाउन की बात होना शुरू हो गई है। फरा बिल्कुल सही। और बहुत सारी जगहों पे कर भी दिया गया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर के लॉकडाउन जो है वो किया गया है, जिसमें कि गुजरांवाला, ननकाना साहब, गुजरात हाई रिस्क अजला जो है वो करार दिए गए हैं। अगर उन लोगों ने एहतियात न की तो यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा किया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से बातचीत करेंगे अभी हम डॉक्टर असद असलम साहब, CEO है MU हॉस्पिटल, और उसके साथ चेयरमैन है कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी पंजाब के। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब बताइएगा, पंजाब में कितने केसेस आप समझ रहे हैं, फैलाव कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं, और क्या तैयार है हॉस्पिटल्स दोबारा खुदा न खास्ता लोड लेने के लिए? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 3000 से ज़्यादा बेड मौजूद है यहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी ऑक्यूपेंसी रेट 1 to 2% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि 80% से ज़्यादा लोगों ने बिल्कुल SOPs ऑब्जर्व करना छोड़ दिए हैं। आप किसी जगह चले जाएं, किसी बाज़ार चले जाएं, किसी रेलवे स्टेशन चले जाएं, सड़क पर खड़े होकर आप ऑब्जर्व करें, लोगों ने बिल्कुल SOPs ना मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश को तो भूल ही जाए ना, मास्क भी पहनना छोड़ दिए हैं। और हमारे नज़दीक अगर सिर्फ एक मास्क ही पहन लें, कई दफ़ा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रॉब्लम होती है कि नहीं मेंटेन हो सकता, तो लेकिन मास्क पहन लें तो उससे भी हम इस बीमारी से अपने आप को और अपने अजीज़ो अकारब को बचा सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में देखें, 1 महीना पहले तकरीबन रोज़ाना के 2-3 केस आते थे, और एवरेज हमारे पास डेली तकरीबन 18-20 मरीज दाखिल होते थे, हर एक दिन में मौजूद होते थे। लेकिन अब पिछले 10-12 दिन से देखने में आया है कि थोड़े से नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े हैं, रोज़ाना 3-4 नए केस आ रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में तकरीबन 40 मरीज दाखिल हैं, जिनमें तकरीबन 22 हैं जो सस्पेक्टेड हैं, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, और ज़रा सी ये बेहतियाती और लापरवाही जो है ये जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि देखें, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे यूरोप में आपने देखा कि जब पीक पर ही उनकी जो बीमारी, उस वक्त टेम्परेचर बहुत लो था जी। और अब हम पहली दफ़ा इस पैंडेमिक के दौरान पहली दफ़ा देख रहे हैं कि हम लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो खतरा है कि हम खुदा ना खाता लोगों की बेहतियाती की वजह से सेकेंड वेव ना देख लें। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद कहा कि अल्लाह ताला का बहुत एहसान था कि पाकिस्तान में जब ये वायरस पहुंचा तो टेम्परेचर बढ़ चुका था, बढ़ रहा था, और फिर बर वक्त इक़दाम भी किए गए, लॉकडाउन्स भी किए गए। अब आप समझते हैं कि अगर लोग एहतियात नहीं कर रहे तो हमें वो कौन से इक़दाम हैं जो कि फौरी तौर पर लेने पड़ेंगे? तालीमी इदारे भी खुल गए हैं, शादी हॉल्स भी खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स भी ऑपरेटिव हैं, ट्रांसपोर्ट्स भी चल रही है, ज़ाहिर है ज़िंदगी का पूरा पहिया रवा दवा है। और अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे और टेम्परेचर भी गिरेगा, तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं एंड प्रिपेयर्डनेस जो है उसका लेवल के बारे में मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि आप समझते हैं कि एज ए नेशन हम, जबकि डेंगू का खतरा भी सर पे मंडला रहा है, तैयार हैं? देखें, जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है ना, अगर हमें थोड़े से भी पेशेंट और देखे बढ़ते हुए, तो शायद हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े दोबारा, और हुकूमत को अब मज़ीद सख्ती करनी पड़ेगी। अगर कोई रेस्टोरेंट और शादी घर वगैरह ये और तालीमी इदारे SOPs ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो उनको फ़ौरन से पहले बंद कर देना पड़ेगा। उसके अलावा कोई हल नहीं है। मईशत का पहिया रमा रखने की खातर प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेप लिया कि आप खोल दें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, लेकिन अगर लोग बेहतियाती करके और SOPs ऑब्जर्व नहीं कर रहे और कानून को नहीं मान रहे,
तो फिर इसके अलावा कोई हल नहीं है कि लोगों की जान बचाने के लिए इनको दोबारा बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने 40 मरीजों का जिक्र किया जिसमें से 22 जो हैं सस्पेक्ट हैं और बाकी कंफर्म केसेस हैं। वेंटिलेटर पर कितने मरीज इस वक्त मौजूद हैं? जब पाकिस्तान में कोरोना आया तो हमने देखा कि वैसी शिद्दत नहीं थी वायरस की जो लोगों को अफेक्ट कर रहा था। क्या अभी भी वायरस की जो हैयत है, जो शक्ल है, उसमें कुछ तब्दीली आई है? इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा, कम असर कर रहा है, वो बता दीजिए। देखिए, इस वक्त मैंने तो पहले आपको मेयो हॉस्पिटल की फिगर बताई थी, अब मैं आपको पूरे लाहौर की फिगर बताता हूँ। लाहौर के 31 हॉस्पिटल हैं जिनमें 19 प्राइवेट सेक्टर और 12 जो हैं पब्लिक सेक्टर हैं। इनमें इस वक्त 51 पेशेंट दाखिल हैं और इनमें तकरीबन 32 जो हैं वो सस्पेक्टेड हैं, बाकी पॉजिटिव हैं, और इनमें तकरीबन 3 पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि हम अगर अब एहतियात नहीं कर रहे हैं, इसी दौरान हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से भी, तो क्या डेंगू के इंतजामात अस्पतालों में उसी तरीके से हैं जैसे गुज़श्ता बरसों में हुआ करते थे, या कोरोना की वजह से वो इंतजामात थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं? देखें, इस वक्त लाहौर में मेयो हॉस्पिटल को पूरी तरह अलर्ट रखा गया है और हमारे पास यहाँ पर 500 बेड्स हैं जो पूरी तरह सिर्फ डेडिकेटेड फॉर कोरोना है। हमने बाकी इलेक्टिव सर्जरी बंद रखी हुई है, इलेक्टिव एडमिशन बंद किया हुआ है, इसीलिए बीइंग ऑन हाई अलर्ट कि खुदा न खाता एकदम पेशेंट बढ़ते हैं तो हमारे पास ये तैयारी मुकम्मल रहे। हमारे पास 500 बेड मौजूद हैं कोरोना के लिए। इसके अलावा हमारे पास 70 वेंटिलेटर बेड्स हैं जो सिर्फ डेडिकेटेड हैं फॉर कोरोना पेशेंट। हाई डिपेंडेंसी यूनिट इसके अलावा है, तो तैयारी। और इसके अलावा एक्सपो सेंटर अभी तक 1050 बेड का हमारे पास है, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 300 बेड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट विद हाई ऑक्सीजन फ्लो, वो भी बेड हमें तैयार करके रखे गए हैं। तो 1000 बेड तो इस वक्त आपके पास फौरन नहीं मुहैया हैं जो जिन पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं या आईसीयू के तौर पर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर जैसे आप खुद बता रहे हैं लोग बहुत बेहतियाती कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं कोरोना की तदाबीर पे। क्या एनडीएमए ने या पीडीएमए ने मुनासिब तादाद में वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया है? जैसे हमें बताया गया था जब पिछली दफ़ा वेव आई थी कि हम वेंटिलेटर्स मंगवा रहे हैं, ज़्यादा वेंटिलेटर्स सरकारी अस्पतालों में पहुँचाए जा रहे हैं, उनका बंदोबस्त किया जा रहा है, क्या उस बारे में भी आगाह कीजिएगा? देखें, मैं यहाँ पर पूरी तरह अप्रिशिएट करूंगा एनडीएमए को कि हमने जो चीज़ उनसे मांगी है, वेंटिलेटर, बाईपैप, सीपैप, उन्होंने और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन्होंने फ़ौरन से पहले हमें प्रोवाइड की है। इस वक्त सफिशिएंट नंबर ऑफ वेंटिलेटर, सीपैप और बाईपैप पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों को हुकूमत पंजाब ने प्रोवाइड कर दी हैं, तो हमें इस मामले में किसी किस्म की फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना नंबर है सर वेंटिलेटर्स का जो कि आप समझते हैं अवेलेबल है आपने, जो कि इस वक्त पंजाब में अस्पतालों में मुख्तलिफ में मौजूद है वेंटिलेटर्स का? जी, वेंटिलेटर पंजाब के हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मौजूद हैं और डेडिकेटेड फॉर कोरोना पेशेंट्स। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर असद असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इंतजामात तो हैं लेकिन एहतियात करें, अगर वेव आ गई तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि हम एहतियात को बहुत सीरियस संजीदा लेते हैं। हमने आज कैंसर की बात की, हमने उसके बारे में भी यही कहा कि आपने अपने बारे में विजिलेंट रहना, आपको अपनी वेलबींग का, अपनी हिफाजत का, अपनी ज़िंदगी का, अपनी जान का सबसे ज़्यादा फिक्र खुद होना चाहिए। किसी दूसरा को आप क्यों समझते हैं कि वो जिम्मेदारी ले इस चीज़ की कि आपकी जान, आपकी सेहत, आपके ख़ानदान की जो वेलबींग है वो हिफाजत महफूज है। हमने ये जानने की कोशिश भी की हमजा, और हमने डेंगू के हवाले से ज़रा ज़्यादा, क्योंकि डेंगू का खदशा जो है वो भी साथ साथ है, इस वक्त सर्वेलेंस भी जारी है, लेकिन अवाम कितना शऊर हासिल कर चुके हैं, क्योंकि डेंगू अब हमारे लिए नया एक मसला नहीं है, नई वबा नहीं है, तो लोग कितना जानते हैं। हमने लोगों से बात की, आपको सुनाते हैं। अगर आपके घरों में किसी चीज़ में, टब में या किसी एयर कूलर में किसी चीज़ में भी एक्स्ट्रा पानी जमा है तो आप वो पानी सबसे पहले ज़ाया कीजिए और कोशिश करें कि मच्छरदानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि बच्चे मच्छरों से बच सकें। कहीं भी जाएं, आप बाहर जाएं, अपनी एहतियात करें, अपने जो है कपड़े फुल पहनें और स्प्रे वगैरह करें और लोशंस वगैरह यूज़ करें। घर में भी फ्रिज के नीचे जो पानी होता है उसको भी साफ़ करें, अपने घर में भी पानी को ढाम के रखें और बाहर अगर कोई गंदगी है तो उसको भी साफ़ करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें इम्प्रेसिव, लेकिन ये घर से थोड़ा सा दायरा बढ़ा भी दें।
एक मोहल्ले को भी टेकअप कर लें, मोहल्ला कमेटियाँ खुद से बना लें हम अपनी, अगर हुकूमत ने नहीं बनाई हुई है मस्जिद में बैठ के बना लें कोई ऐसी कमेटी जो इन चीज़ों को देखे कि कहीं गंदा पानी खड़ा है, कोई ऐसे मामला हैं तो उसको एड्रेस किया जाए। लाहौर में तो मैं देख रहा हूँ कि खासा स्प्रे भी किया गया और ये जो वर्कर्स हैं ना ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये वहाँ पर जो स्प्रे करने के लिए आते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मेरे घर की बेल ख़राब थी, ये अच्छी बात भी शेयर करनी चाहिए। वो 3-4 दफ़ा आए हैं कि जी कि हम 3 दफ़ा पहले भी आए लेकिन आप लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो वो जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा किया। हमारी भी जिम्मेदारी अगर उन वर्कर्स की जिम्मेदारी है। फ़रा को एक बहुत ज़्यादा जो है ना था कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर कर सकेंगे अगर अच्छा जैसे फ़रा को था, हमजा को नहीं। हमजा आपको कोई टेंशन नहीं होती कि कुछ ऐसे काम भी करें हम जिससे हम खुद स्ट्रांग नहीं? फ़रा मुझे आपकी फ़िक्र ज़्यादा हो रही थी ना, मैंने इसलिए कहा कि फ़रा ने जो कहा तो वो इम्यूनिटी बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम सुनते रहे हैं कोरोना के दिनों में, अभी भी कोरोना है इसलिए हम ज़रा इम्यूनिटी पर भी बात करें। नॉट ओनली कोरोना बल्कि डेंगू और बल्कि हर तरह के अमराज, मौसम बदल रहा है, मामूली सा नज़ला ज़ुकाम भी हमें मुतासर कर सकता है। अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त में कैसे इजाफा कर सकते हैं हम? सहर चावला, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा क्या कुछ करना होगा? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई होप आप दोनों ठीक ठाक हैं। इम्यूनिटी पर कोरोना के दिनों में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन आपके चैनल के साथ मैंने किया था। कोशिश करूंगी कि बातें रिपीट ना हो लेकिन नई बातें बताऊंगी और मौसम के हिसाब से बताऊंगी। सबसे पहले क्योंकि अब हमारे पास वो लोग जो समझते हैं कि गोश्त मुर्गी खाना इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद नहीं है, उनको मैं बता दूं कि गोश्त मुर्गी खाना इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके पास मुर्गी में, आपके पास गोश्त में जो विटामिन होता है, विटामिन B9 और B12, अगर आपके पास वो बॉडी में कम हो जाए तो बॉडी एंटीबॉडी बना ही नहीं सकती। हमारी बॉडी वाइट ब्लड सेल बना ही नहीं सकती जिन्होंने वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ना है। और यहाँ मैं बताती जाऊँ क्योंकि अभी डेंगू के हवाले से भी बात हो रही थी और कोरोना वायरस भी अभी चल रहा है, बल्कि अभी सेकंड वेव आ रही है जैसे भी डॉक्टर साहब भी पिछले सेगमेंट में जिक्र कर रहे थे। तो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपके पास आपकी बॉडी का हथियार सिर्फ इम्यूनिटी ही होती है, क्योंकि वायरस से अपना साइकिल खत्म करके ही मरना होता है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डिसाइड करती है कि वो वायरस जो है वो आपके ऊपर किस कदर हद तक असर करेगा। तो कोशिश करें कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, गोश्त और मुर्गी की खास करके उनकी हड्डियों की यखनी बनाएं, उसमें विटामिन B9 होता है, B12 होता है। बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल है जिन्होंने इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ा है, उनके लेवल ज्यादा करता है। और खास करके हड्डियों की यखनी पर मैं इसलिए जोर दूंगी क्योंकि हड्डियों की यखनी में कॉन्ड्राइटिन और जेलेटिन होता है और ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी आंतों की, आपके गट को हील करता है। मैं नाज़रीन को बताती चलूं, आपका जो 80% इम्यूनिटी है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करती है। जिसका हाजमे का सिस्टम अच्छा है इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, क्योंकि हमारे हाजमे के सिस्टम ने ही हमारे खाने से जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जज़ब करके बॉडी को देना है। और उसमें से जो हमारे इम्यूनिटी वाले न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन C हो गया, विटामिन C खास करके वाटर सॉल्युबल है, यानी वो पानी में जज़ब होता है, तो उसने हाजमे के सिस्टम से ये एब्जॉर्ब होना है। आपका विटामिन B9 हो गया जिसका मैंने भी जिक्र किया, B12 हो गया। आपके हाजमे का सिस्टम अच्छा होगा तो आपके खाने से एब्जॉर्ब होंगे, आपकी बॉडी को मिलेंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि यखनियों में जिन सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है, लकीली अब गाजरों का भी मौसम आने वाला है। गाजर में आपके पास विटामिन A होता है और जो विटामिन A होता है वो आपकी बॉडी की स्किन सेल्स की रीजनरेशन करता है, उनको बनाता रहता है। तो आप ये याद रखें कि आपकी बॉडी में हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो पहला दिफा है, वो आपकी स्किन होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी, वो क्रैक्ड होगी, तो जरासीम जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होंगे। विटामिन A आपके पास एक म्यूकस भी बनाता है, एक मॉइस्ट सी, एक नमी वाली सिक्रीशन भी बनाता है, जो कि हमारी बॉडी में जो जरासीम है उनको एब्जॉर्ब होने के अगेंस्ट रोकती है। इसके अलावा विटामिन A जो है वो हमारे पास बॉडी में हार्मफुल जो नुकसान पहुंचाने वाले रेडिकल्स हैं उनके अगेंस्ट जो हमारे पास बॉडी में जो आर्मी है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये आपके पास गाजरों में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा सहर ये बताइएगा कि ये जो कोरोना वायरस था उस सूरत हाल के अंदर आपका, और आपने स्टडी भी इसको किया होगा, तो ये बताइए वो जो देसी टोटके कुछ बड़े मशहूर हो रहे थे वो कौन से टोटके हैं जो हमने नहीं करने, जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही थी? और खास तौर पर जिस तरह आपने बात की कि किसी का मैदा खराब नहीं होना चाहिए, वो खराब हो रहे थे, इम्यूनिटी उससे डाउन हो रही थी। सना मक्की पर मैंने बात भी की थी, लोग सना मक्की ले रहे हैं, सना मक्की को एज अ लेक्सेटिव यूज किया जाता है। तो प्लीज सना मक्की जो लोग जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें शफा है, उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सना मक्की का प्रेग्नेंट खवातीन ने इस्तेमाल नहीं करना, वो खवातीन जो माहवारी पर है उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, जो दिल के मरीज हैं उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सना मक्की जो आपके पास बॉडी में पोटेशियम के लेवल जो है वो कम कर सकती है। ये मिथ मैं आपके चैनल के मीडियम से फिर ब्रेक करना चाहूंगी। इसके अलावा जिस चीज का इस्तेमाल मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी वो है हल्दी। लेकिन याद रखिए कि हल्दी की तासीर आपको तब मिलती है जब आप उसको दूध के साथ लें, क्योंकि उसको जज़ब होने के लिए फैट चाहिए होता है। या हल्दी की तासीर आपको तब मिलती है जब आप उसको काली मिर्च के साथ लें, क्योंकि हल्दी का जो सब्सटेंस करक्यूमिन बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। काली मिर्च में एक सब्सटेंस होता है पेपरिन, वो उसकी तासीर 2000%। कैसे करें ये कॉम्बिनेशन आप क्या सजेस्ट करिए कि खाने में हल्दी डालें और साथ काली मिर्च डालें, या इसको अलग से पाउडर या दोनों का मिला के इस्तेमाल करें?
नहीं, फर्क खाने में हल्दी इतनी तासीर नहीं देती। हल्दी आपको अलग लेनी होती है। हल्दी आप दूध में लें, हल्दी आप अपने दही के स्मूदी में लें, हल्दी या फिर आप अपने कहवे में लें। सबसे बेहतरीन तरीका यह कि पानी उबालें, आधा अदरक जिंजर जो है उसमें पीस के डालें। अदरक में जिंजर ऑयल होता है, बॉडी से इंफेक्शन और सोजिश जो है उसको वॉश आउट करता है। जब वो पानी थोड़ा गर्म हो जाए, एक और मैं बात बताऊंगी कि जो ग्रीन टी है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, ग्रीन टी उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। ग्रीन टी कभी भी उबलते हुए पानी में नहीं डालते। पानी गर्म करें, उसमें से थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक डालें, उसको थोड़ा कोसा, उसको नीम गर्म होने दें, उसके बाद उसको कप में डालें, उसमें पिंच ऑफ हल्दी डालें, हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए पिंच ऑफ काली मिर्च डालें, हल्का सा उसमें नींबू डालें। ये सब इम्यूनिटी के लिए जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ। उसमें थोड़ा सा आप शहद डालें, ग्रीन टी का एक सैशे डालें। जब वो पानी नरम हो गया, जो शहद है, जो हल्दी है, मेरी बात याद रखिएगा, और जो ग्रीन टी है, शहद, हल्दी और ग्रीन टी, ये उबलते हुए पानी में अपनी तासीर खो देती हैं और ये तीनों इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ अदरक को आप डालेंगे तो ये जो अदरक, शहद, नींबू, ग्रीन टी, काली मिर्च वाला जो कहवा है, ये जबरदस्त है। ये प्रॉपर इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है। सर्दियों में वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में बॉडी को गर्मी भी चाहिए होती है, तो जो अदरक की तासीर बॉडी में गर्मी पैदा करती है। मैं बता दूं, अदरक वाला कावा जो दिल के मरीज हैं, जो लोग ब्लड क्लॉटिंग मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना है। आप तीनों ने इसका अंधेरे इस्तेमाल शुरू नहीं करना, बाकी सब इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने सूप बताया, उसमें गाजर डालें, उसमें शिमला मिर्च डालें, विटामिन सी सबको पता है, मशहूर ज़माना हो चुकी है। अब विटामिन सी आपके पास सिट्रस फ्रूट से भी ज्यादा शिमला मिर्च में होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि शिमला मिर्च कीमा आप बनाना शुरू कर दें, खाने को आधा घंटा भूनते रहे, उसकी तासीर खत्म हो जाती है। और इसके अलावा बेस्ट थिंग दैट यू कैन पुट ऑन योर टेबल इज ब्रोकली। ब्रोकली में विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, और ब्रोकली में आपके पास ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन क्या करता है, बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता, और खास करके जिन सेल्स को बचाता है वो होते हैं आपके खून के सेल, रेड ब्लड सेल। याद रखिए कि अगर खून के सेल्स की मिकदार कम हो जाएगी, आप एनीमिक हो जाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आप इन्फेक्शन को प्रोन हो जाएंगे। तो ब्रोकली का इस्तेमाल भी थैंक यू सहर, थैंक यू आपके लिए सो वैसे कहते हैं ना, अल्लाह करे हो जोरे बयां और माशाल्लाह और ज्यादा। माशाल्लाह आपको रोकने को दिल नहीं करता, और जितनी आप स्पीड में और टेम्पो में चल रही होती है ना, उसमें खासी इंफॉर्मेशन, उससे वैसे ही इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाती है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, दैट इज रियली रियली वेरी हेल्पफुल। इसीलिए मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को पता था कि अदरक के इतने फायदे हैं, इसलिए अदरक 500 रुपए किलो तक चली गई हुई है। बस फरा ने उसमें महंगाई का उनसर जो है ना, तो वो निकाल लिया। है ना? क्योंकि जब मैं और फरा बात करते, फरा कहते कि ये चीज भी महंगी होगी, ये चीज भी, फिर मुझे पूछती आपने लिया, इसलिए कि आपको खातून के पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं पता है। जिस खातून ने हांडी बनानी है, उसमें प्याज भी डालना है, उसमें टमाटर भी डालना है, उसमें लहसुन भी डालना है, फिर उसमें अदरक भी डालना है। सिर्फ ये बेसिक इंग्रेडिएंट की कॉस्ट तो निकालें कि कितनी बनती है, और अगर आपने 2 टाइम हांडी बनानी है तो कहाँ तक कॉस्ट जाती है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, मैं ये कॉस्ट बनाता हूँ और फिर मैं फरा से शेयर करता हूँ। लेकिन अब जो मर्द है ना, वो इस वक्त क्या करें, खर्चा उतना ही रहेगा, लेकिन अब वो कहाँ से वो सारा कुछ जायका और सब चीजें आई। सो मर्द क्या सोच रहे हैं, मैं आपको क्या उसमें बताऊं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ठीक है।